नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल जैन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 3 चीज़ें एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के बारे में। पहली, क्वालिफिकेशंस एंड एलिजिबिलिटी, लाइक हु आर एलिजिबल टू गिव द पर्टिकुलर एग्ज़ाम। सेकेंड, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, like what is the pattern in which exam is being taken. And the third one is the syllabus, the most important syllabus. Analyzing the syllabus is the most important part of giving any particular exam. Okay, so ये है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन 2023 का, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर डला हुआ है। आप भी जाकर इसे ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसी से हम जानने वाले हैं आज के हमारे 3 मेन टॉपिक्स, यानी कि क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशंस एंड एलिजिबिलिटी की। क्वालिफिकेशंस एंड एलिजिबिलिटी ये रहा। सबसे पहले क्वालिफिकेशन होती है नेशनलिटी की, यानी कि आपकी सिटीजनशिप। अ कैंडिडेट मस्ट बी आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, यानी कि आपके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए इंडिया की या नेपाल की होनी चाहिए या फिर भूटान की होनी चाहिए, या फिर आप अगर इंडियन ओरिजिन के हैं जो कि माइग्रेट हो चुके थे पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका में, तो भी आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात करते हैं एज लिमिट की। सो एज लिमिट ग्रेड डी और ग्रेड सी के लिए अलग अलग होती है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 18 से 30 ईयर तक आप दे सकते हैं, और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए 18 से 27 वर्ष की उम्र तक आप दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को। अगली बात करते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या कंपलसरी हैं। Essential educational qualification as on 23/8/2023, candidates must have passed 12th standard or equivalent examination from a recognized board or university, यानी कि अगर आपका 12th हो चुका है तो आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि ये उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो 12th पास करते से ही एक गवर्नमेंट जॉब एक्वायर करना चाहते हैं। अगली चीज़ देखते हैं हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। चलिए, ये रहा हमारा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखते हैं हम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीबीटी और स्किल टेस्ट 2 राउंड होते हैं इसमें। तो सीबीटी में आपके मेन 3 सब्जेक्ट्स हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेकंड जनरल अवेयरनेस एंड थर्ड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन रहते हैं, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन रहते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 100 क्वेश्चंस रहते हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे आपके पास? 200 क्वेश्चंस हो जाते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स भी 200 हैं, यानी कि ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। एंड देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि आपका 1/3 मार्क कट जाएगा अगर आप गलत आंसर देते हैं तो। इज इट क्लियर? चलिए, इसके आगे बढ़ते हैं हम सिलेबस की ओर, जो कि मेन पार्ट होता है स्ट्रेटजी बनाने के लिए। यानी कि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका सिलेबस। अगर हमने उसके सिलेबस को अच्छे से समझ लिया तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक करना। जैसा कि हमारे पास 3 सेक्शन डिवाइडेड हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले रीजनिंग को देखते हैं। रीजनिंग में वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, लाइक स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, नंबर सीरीज। साथ ही साथ आपके एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और सिंबल्स को आप कैसे डील करते हैं, क्या आपकी इमेजिनेशन है, उसको भी टेस्ट किया जाता है। अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में कैंडिडेट्स की एबिलिटी देखी जाती है कि वो कितना जनरली अवेयर रहता है एनवायरनमेंट में, आसपास उसके जो भी हो रहा है उससे कितना अवगत है। लाइक जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस बात का भी नॉलेज होना चाहिए कैंडिडेट्स को। साथ ही साथ एवरीडे ऑब्जर्वेशन की जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सारे पता होने चाहिए, लाइक करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस रखिए। और अगर आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उन्हें डेली ना प्रिपेयर करें, बल्कि उन्हें मंथली प्रिपेयर करें ताकि आपका अच्छे से कवर हो सके।
ठीक है। और इसके अलावा जीके में जो मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये तो आपको पढ़ना ही है, साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है। और जो भी रिपोर्ट्स और न्यूज़ पब्लिश होती है ऑफिशियली, उनको आपको एक बार ज़रूर पढ़ना है। इन सभी के सोर्स क्या होंगे, कैसे होंगे, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। थर्ड चीज़ है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और ये आपको 100 मार्क्स देता है। यानी कि आपका 50% काम तो इंग्लिश से ही हो सकता है अगर आप इंग्लिश पे कमांड ले लेते हैं तो। आधे से ज़्यादा बच्चे जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड होती है वो एसएससी स्टेनो को बड़ी ही आसानी से क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन में मेन पार्ट होता है ग्रामर का। यानी कि अगर आपकी ग्रामर पे कमांड है, अगर आप एरर फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। मेन चीज़ इसमें फ़ायदा क्या है कि इसमें मैथ्स नहीं आता है, तो ऐसे बच्चे जिन्हें मैथ्स नहीं पसंद, उन्हें इसी ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि उनके गवर्नमेंट जॉब हो और उन्हें मैथ्स ना पढ़ना पड़े, तो फिर एसएससी स्टेनो इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन में एक तो ग्रामर का पार्ट है, दूसरा वोकैब सेक्शन देखा जाता है, साथ साथ कैंडिडेट्स की एबिलिटी कि वो कितने अच्छी तरीके से लिख सकता है, समझ सकता है इंग्लिश लैंग्वेज को। ठीक है। अगला राउंड जो कि होता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के बारे में डिटेल से समझना होगा और अच्छे से समझना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हालांकि रहता तो क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, बट स्टिल इट्स नॉट ईजी टू क्वालिफाई, बिकॉज इन्होंने जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए हैं वो बहुत हाई हैं। ठीक है। अब कैंडिडेट्स जो कि सीबीटी देकर, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देकर क्वालिफाई होंगे, उन्हें स्किल टेस्ट के लिए अपीयर होना पड़ेगा। स्किल टेस्ट 10 मिनट का होता है, ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों के लिए। ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट का होता है और ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट के लिए होता है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन टाइम अलॉट किया जाता है, यानी कि जो मैटर आप 10 मिनट में अपने नोटपैड पर लिखेंगे वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप भी करना होगा विद इन स्पेसिफिक टाइम। वो स्पेसिफिक टाइम क्या है इस टेबल के थ्रू समझते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश स्टेनो एंड हिंदी स्टेनो। ठीक है। इंग्लिश ग्रेड डी में आपको टाइम ड्यूरेशन मिलता है 50 मिनट्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए, यानी कि जो भी मैटर आप लिखेंगे, यानी कि टोटल 10 मिनट्स का डिक्टेशन रहेगा। 10 मिनट्स में 80 वर्ड्स की स्पीड से, यानी कि आप 800 शब्द लिखेंगे आपके नोटपैड पर, और उसे आपको ट्रांसक्राइब करना रहेगा कंप्यूटर स्क्रीन पर 50 मिनट्स में। ठीक है। इसके अलावा अगर वहीं पर हिंदी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के बारे में बात करें तो उन्हें 65 मिनट्स मिलते हैं 800 वर्ड्स को ट्रांसक्राइब करने के लिए। और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के बारे में बात करते हैं अब इंग्लिश वाले, उन्हें 40 मिनट्स का टाइम मिलता है ट्रांसक्राइब करने के लिए। और 40 मिनट्स में आपको टाइप कितना करना रहेगा, 1000 वर्ड्स, क्योंकि 10 मिनट्स की डिक्टेशन है और 100 वर्ड्स की स्पीड से डिक्टेशन बोली जाएगी, तो टोटल हो जाएंगे आपके 1000 वर्ड्स। और इन 1000 वर्ड्स को आपको 40 मिनट्स के अंदर टाइप करना होगा। वहीं पर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी हिंदी के लिए बात करते हैं तो उन्हें टाइम मिलता है 55 मिनट्स, यानी कि उन्हें 1000 वर्ड्स 55 मिनट्स में ट्रांसक्राइब करना होते हैं। जो भी कैंडिडेट्स इस स्किल टेस्ट को अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर लेता है, उनके जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स है उन्हें क्वालिफाई कर लेता है, तो फिर वो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। और मेरिट लिस्ट बनने के बाद वैकेंसीज के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट हो जाता है। ठीक है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको जानकर अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।